बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि लगता था कि कोई सुन लेगा। अंधेरे कमरे में बैठी मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती। माँ के मरने के बाद हर चीज सुनसान लगने लगी थी। एक साया था, एक खौफ सा, हर वक्त मेरे साथ लगा रहता। माँ की चादर आज भी कुर्सी पर पड़ी थी, जिसे मैंने खुद से लपेट रखा था, जैसे वो चादर कोई ढाल हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक गई। दिल ने दुआ की कि शायद कोई खैर की खबर लाया हो, मगर जब दरवाजा खोला तो सामने अशरफ खान को देखकर जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वही अशरफ खान जिसकी नजरों से हमेशा माँ डरती थी, वही जिसकी वजह से माँ की सांसें हमेशा फूली रहती थी। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी हवस जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। चलो अंदर, उसने दरवाजा धकेलते हुए कहा। मैं पीछे हटी, मगर उसकी गिरफ्त बिजली की तरह तेज थी। मेरी जबान कप आ रही थी। क्या चाहते हो? मेरा सवाल बेजान सा निकला। उसने जहर आलूद हंसी हंसी मेरी तलब पूरी करो, जैसे पहले तुम्हारी माँ करती थी। ये सुनकर जमीन मेरे पैरों से खिसक गई। आंखों के सामने माँ का आखिरी दिन घूम गया। उसकी सहमी हुई आंखें, उसकी कांपती सांसें, वो चुप जिसे मैं कभी समझ न सकी। आज वो सारे राज तेजाब की तरह मेरे वजूद पर बरसने लगे। अल्लाह का वास्ता है, दूर रहो मुझसे। मैंने हाथ जोड़ दिए, मगर अशरफ खान के चेहरे पर एक लज्जत भरी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी माँ ने भी यही कहा था, वो बोला और मेरे करीब बढ़ा। मैंने जोर लगाकर खुद को आजाद करवाने की कोशिश की, मगर भारी जिस्म वाला मर्द मेरे नाजुक हाथों से कहाँ काबू आता। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई हो। मैंने अल्लाह को पुकारा। मेरी इज्जत अल्लाह के सुपुर्द है। अगर तुमने कुछ बुरा किया तो अल्लाह का अजाब। मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वो जोर से हंसा, जैसे मेरी बात उसके लिए कोई मजाक हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जमीन की तरफ धकेलने लगा। मैं पूरी कुव्वत से मुजाहिमत कर रही थी, फिर अचानक जैसे वक्त रुक गया। अशरफ की गिरफ्त कमजोर होने लगी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो एकदम झटका खाकर पीछे हटा। उसके हाथ सीने पर जा पहुंचे। वो कराते हुए दीवार से टकराया और नीचे गिर गया। मैं दम बखुद खड़ी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अशरफ जमीन पर तड़प रहा था। मैं एक कदम पीछे हटी। दिल ने कहा कि भाग जा, मगर पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरी सांसें बेकाबू हो रही थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और फोन उठाकर इमरजेंसी नंबर मिलाया। हाथ कांप रहे थे, अल्फाज जबान से नहीं निकल रहे थे, फिर भी मैंने हिम्मत करके इमरजेंसी वाले को बुलाया। चंद मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई। वो लोग अशरफ को ले गए। मैं एक तरफ दीवार से लगकर बैठ गई। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। दिल कह रहा था कि बस ये ख्वाब है, आंख खुल जाएगी, मगर हकीकत किसी खून की तरह हाथों पर लगी हुई थी। रात के अंधेरे में खाली कमरे में बैठी मैं मां की चादर को जोर से अपने सीने से लगाए रो रही थी। सिसकियां मेरी सांसों के साथ गूंज रही थी। मुझे मां की बातें याद आ रही थी, उसकी आंखों का खौफ, उसकी खामोश चीखें। काश मैं पहले समझ जाती, काश मैं उस वक्त कुछ कर सकती। कमरे की खामोशी में सिर्फ मेरी सिसकियों की आवाज थी। रात गुजरी तो लगा जैसे मेरी जान भी उसके साथ गुजर गई हो। सुबह की रोशनी मेरे कमरे में धुंध की तरह उतरी, मगर दिल का अंधेरा कुछ कम ना हुआ। मैं दीवार से टेक लगाए बैठी थी कि दरवाजा हल्का सा बजा। दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। इससे पहले कभी करीब से नहीं देखा था, मगर जानती थी कि यह अशरफ की बीवी है। वो औरत जिसके बारे में मोहल्ले में सिर्फ चुप की जबान में बात होती थी। वो अंदर आई, जैसे खुद भी डर रही हो। बगैर कुछ कहे मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। हल्की सी थरथराहट मेरे जिस्म में दौड़ गई। उसकी आवाज बहुत धीमी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, मेरे कानों में पड़ी। डरो मत बेटी, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। बचाने वाला लफ्ज सुनकर अजीब सा दर्द उठा। मैंने कुछ नहीं पूछा, ना ही वो कुछ वजाहत देने लगी। बस मेरा हाथ थामे मुझे अपने साथ ले चली। वो मुझे अपने घर के पिछले हिस्से में ले गई, एक छोटा सा कमरा जहां महीनों की बासी हवा बसी थी। उसने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींच दिए और नीचे बैठकर रोने लगी। मैं चुपचाप खड़ी रही। दिल में एक तूफान था, मगर जबान गंग। फिर उसने सर उठाया, अपनी नम आंखों से मेरी आंखों में देखा। तुम्हारी माँ बहुत बहादुर थी। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। वो बोलती रही जैसे बरसों का बोझ उतार रही हो। अशरफ कभी अकेला नहीं था, बहुत लोग थे जो उसे सपोर्ट करते थे। तुम्हारी माँ ने उस निजाम के खिलाफ बोलने की कोशिश की, मगर वो बात अधूरी छोड़कर सर झुका गई। मैंने कमरे की वीरानी में खुद को गुम होता महसूस किया। लगता था कि हर दीवार कोई राज छुपाए बैठी है, हर कोना चीख रहा है,
मेरी माँ अकेली नहीं मरी थी, उसे मारा गया था और अब मैं उसी राह पर खड़ी थी। चंद दिन गुजरे थे खामोशी और छुपते छुपाते। फिर एक सुबह उसने मुझे कहा, बेटी तुम्हें यहां से निकलना होगा, अपने लिए जीना होगा। वो मुझे एक एनजीओ के दफ्तर ले गई जहां खवातीन के हुकूक के लिए काम किया जाता है। मैं पहले तो डरी हुई थी, मगर फिर एक अंदरूनी ताकत ने मेरा हाथ थाम दिया। मैंने वहां इंटरव्यू दिया। मेरी आंखों में शायद वो दर्द था जो अल्फाज में बयान ना हो सका, इसीलिए उन्होंने मुझे रख लिया। पहला दिन था और दिल में अजीब सा खौफ भी और उम्मीद भी। कमरे में चलते फिरते चेहरों से कोई भी अपना सा नहीं लग रहा था। सब मसरूफ, सब अपने कामों में गुम। मैंने अपनी फाइलें उठाई और एक कोने में बैठकर कागजात देखने लगी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई, सांस रुकी, जैसे माजी का कोई साया फिर से लिपटने आया हो। पीछे मुड़ी तो एक अजनबी सा चेहरा देखा, गहरे भूरे रंग की आंखें जिनमें कोई अनकही कहानी छुपी थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। खुश आमदीद आयजा, मैं हारिस हूं। आवाज में वो नरमी थी जो बर्फ पर पड़ती तो पहली धूप जैसी लगती थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, मगर दिल की धड़कनें जरा बेतरतीब हुई। दफ्तर की चार दीवारी में अब कुछ कुछ खुद को महफूज महसूस करने लगी थी, मगर दिल के किसी कोने में वही पुरानी धड़क मौजूद थी जो वक्तन फवक्तन तेज हो जाती। सुबह की मीटिंग में मैडम जारा ने मुझे पहली जिम्मेदारी सौंपी। एक छोटी बच्ची के बारे में रिपोर्ट आई थी जिसे उसके सौतेले बाप की तरफ से जुल्म का सामना था। वो चाहते थे कि मैं और एक कुलीग जाकर बच्ची की हालत देखें और अगर मुमकिन हो तो फौरी मदद फराहम करें। फाइल मेरे हाथ में थी, उस पर एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम सी बच्ची, जैसे आंखों के रास्ते चीख रही हो मदद के लिए। मेरा दिल कांप गया। मैंने फाइल बंद की और खामोशी से सर हिला दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि वो इलाका जरा हसास है और बच्ची के सौतेले रिश्तेदार बाअसर लोग हैं। खतरा था कि अगर खबर फैलती तो मामला बिगड़ सकता था। मैंने दिल में खुद से वादा किया कि जो हो जाए इस बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ूंगी। दोपहर को हम निकले, हारिस भी हमारे साथ था। इलाका जैसे ही आया, फिजा में अजीब सी बू का एहसास हुआ। सड़कें सुनसान, दरो दीवार पर खामोशी की चादर तनी हुई। हमने गली में गाड़ी रोकी। मैंने अपने बैग में छुपा हुआ एनजीओ का इजाजतनामा और रेफरल फॉर्म मजबूती से थाम लिया। घर बज़ाहिर आम सा था, मगर दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर टूटे पर्दे और बाहर सहन में बिखरी चीजें अजीब व गरीब कहानी सुना रही थीं। मैंने दरवाजा बजाया। कुछ लम्हे के बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में थकन और बदन में बेजारी थी। हमने तारुफ करवाया और कहा कि बच्ची से मुलाकात करना चाहते हैं। औरत ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, फिर एक नजर अंदर डाली, जैसे किसी इशारे की मुंतजिर हो। मैंने महसूस किया कि फिजा में कुछ गड़बड़ है। उसी लम्हे एक मर्दाना आवाज अंदर से गरजी, कह दो किसी बच्ची का यहां कोई मसला नहीं है। मेरे साथी ने नरमी से बात करने की कोशिश की, मगर औरत ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने फैसला किया कि हम वापस जाकर पुलिस की मदद लेंगे, मगर जैसे ही हम पलटने लगे मुझे लगा जैसे कोई खिड़की की ओट से हमें देख रहा हो। गाड़ी में पहुंचते ही मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज आई, अगर दोबारा इधर आने की कोशिश की तो खुद को और अपनी एनजीओ को भूल जाना। मेरी उंगलियां लरजने लगी। मैंने फोन बंद करके हारिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो मेरे दिल में पल रही थी। हम वापस दफ्तर पहुंचे। वहां मैडम जारा को सब बताया। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, मगर साथ ही खबरदार किया कि ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। अगले दिन दफ्तर में अजीब सी फिजा थी। फाइलें चुपके से गायब हो रही थी। कुछ लोग अजीब नजरों से देखने लगे थे। मुझे लगा जैसे हमारे अपने ही अंदर कोई हमारी राह में रुकावट बन रहा है। शाम को हारिस ने मुझे एक तरफ बुलाया। आयजा, एहतियात करो, हर कोई तुम्हारा खैर खा नहीं है। उसकी बातों में संजीदगी थी। मैंने सर हिलाया, मगर अंदर एक आग जल रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। हमने फिर से बच्ची के मोहल्ले का रुख किया। इस बार हमने कोई रस्मी दस्तक नहीं दी। गली में पहुंचते ही मैंने हाथ में मौजूद नोटिस को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी, दिल की धड़कन बेकाबू थी। जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक किसी ने पीछे से जोर से दरवाजा बजाया। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अंदर से भागने की, चीखने की आवाजें आने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने हारिस की तरफ देखा। उसकी नजरें भी चौकस थीं। कुछ लम्हे के लिए वक्त रुक गया। फिर हारिस ने आगे बढ़कर दरवाजा बजाया, मजीद जोर से। अंदर से एक छोटा सा सहमा हुआ सा बचाव की सदा सुनाई थी। मेरी उंगलियां दरवाजे के किनारे पर जम गई। दिल ने एक ही बात कही, आज नहीं रुकना।
आज नहीं हारना। अब जो भी हो, इस बच्ची को बचाकर ही जाना है। दरवाजा टूटने की आवाज के साथ जैसे पूरी गली जाग उठी थी। अंदर भागती चीखती आवाजों के दरमियान मैंने देखा वो छोटी बच्ची कमरे के कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखों में खौफ था, वजूद में कपकपाहट। हारिस ने एक नजर मुझे देखा और फिर फौरन आगे बढ़ा। मैंने झुककर बच्ची का हाथ थामा। उसका जिस्म जैसे बर्फ का हो गया था। घबराओ नहीं, हम तुम्हें यहां से ले जा रहे हैं, मैंने धीरे से कहा, मगर मेरी अपनी आवाज भी लरज रही थी। हमने जल्दी से उसे संभाला। हारिस आगे आगे रास्ता साफ करता रहा और मैं बच्ची को अपने सीने से लगाकर उस सुनसान गली में लेकर भागी। दूर दूर तक कोई मदद का निशान नहीं था, सिर्फ अंधेरा, खामोश दीवारें और भागते कदमों की आवाजें। हम गाड़ी के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक सुनसान नुक्कड़ से दो साए निकले। उनके अंदाज में साफ दुश्मनी थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने बच्ची को अपने पीछे छुपा लिया। हारिस ने फौरन कदम आगे बढ़ाया। उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा, वापस छोड़ दो बच्ची को, वरना अंजाम बुरा होगा। मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हारिस ने दोनों हाथ उनके सामने करके उनसे बात करने की कोशिश की। हम यहां किसी का नुकसान करने नहीं आए। बच्ची महफूज रहेगी, कानून अपना काम करेगा। मगर वो लोग सुनने के मूड में ही नहीं थे। एक ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की। एक लम्हे को लगा कि सब खत्म हो जाएगा, मगर अगले ही लम्हे हारिस बिजली किसी तेजी से हरकत में आया। उसने मेरा बाजू छुड़वाया और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी एक ढाल बन गई। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में अज़म। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, बस एक खामोश मगर मजबूत मुजाहिमत। दोनों हमलावर कुछ देर हमें घूरते रहे। शायद हारिस के एतमाद ने उन्हें डरा दिया था। फिर वो कुछ बड़बड़ाते हुए पीछे हट गए और गली के अंधेरे में गायब हो गए। मैं साकत खड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। हारिस ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं वाकई अकेली नहीं हूं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो यहां से निकलना होगा। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। बच्ची अब भी मेरी गोद में थी। रास्ते में गाड़ी के शीशों के पार अंधेरा तेजी से दौड़ता जा रहा था। हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर मुझे ऐसा लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। हारिस ने एक नजर मेरी तरफ देखी और कहा, डरने की जरूरत नहीं, अब तुम महफूज हो। मैंने सर हिला दिया, मगर अंदर का खौफ अभी भी जिंदा था। मैंने अपनी मुट्ठियां सख्ती से बंद कर रखी थी, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही हूं। जब हम एमजीओ पहुंचे तो मैंने बच्ची को नरमी से बिस्तर पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सुकून की झलक आई। शायद उसे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि अब वो महफूज है। हारिस खामोशी से कमरे के दरवाजे के पास खड़ा रहा, जैसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उसके कंधों पर हो। मैंने उसकी तरफ देखा। दिल में एक अनजानी सी गर्मी उभरने लगी। वो इंसान जो मेरी लड़ाई में मेरे साथ खड़ा रहा, बगैर कुछ मांगे, बगैर कुछ कहे। बाहर हॉल में पहुंचकर मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली। तब मैंने एक नरमी भरी आहट सुनी। आंखें खोली तो हारिस मेरे सामने था। उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। उसने झुककर धीरे से कहा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए, जैसे किसी ने बिखरे वजूद को पहली बार समेटने की कोशिश की हो। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। कोई और मौका होता तो मैं खुद को कमजोर कहती, मगर आज ये कमजोरी नहीं थी, ये किसी पर भरोसा करने का पहला लम्हा था। मैंने हल्की से इस बात में सर हिलाया। शायद बरसों के बाद किसी पर यकीन करने का हौसला मिला था। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे, मगर मेरे अंदर एक जंग जारी थी। कभी खुद पर फख्र होता कि मैंने एक मासूम जान बचाई, कभी रात के अंधेरे में वो हमला याद आता तो दिल लरजने लगता। एक दिन दफ्तर में मैडम जारा ने सबको इकट्ठा किया। एक नया केस डिस्कस हो रहा था, मगर मेरी नजरें बार बार हारिस की तरफ उठती थी। मुझे नहीं मालूम कि क्यों, मगर आज उसकी खामोशी कुछ अजीब लग रही थी। उसकी खामोशी कुछ अजीब लग रही थी, जैसे वो खुद से जंग लड़ रहा हो। शाम को जब मैं ऑफिस से निकली तो हारिस रास्ते में मेरे साथ चलने लगा। काफी देर दोनों खामोश रहे। फिर अचानक उसने कहा, आयजा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना चाहिए। मेरे कदम जैसे रुक गए। दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। मैंने नजरें नीचे कर ली। कभी मैं उन लोगों के साथ था जो गलत रास्तों पर थे। उसकी आवाज भारी थी। मैं भी उस दुनिया का हिस्सा था जहां मासूम लोग बिकते थे, जुल्म होता था। मेरी सांस की डोर खींचने लगी। मैंने हारिस की तरफ देखा। वो नजरें झुकाए खड़ा था, जैसे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो। मैंने बहुत कोशिश की कि इस सबसे दूर हो जाऊं। मैंने खुद को बदला, एनजीओ ज्वाइन की ताकि शायद किसी का दर्द कम कर सकूं, मगर माजी तो कभी पीछा नहीं छोड़ता। मुझे लगा जमीन मेरे पैरों तले से निकल रही है। जिस इंसान पर मैंने
दिल से भरोसा करने का सोचा था, वो भी उसी गंदे सिस्टम का हिस्सा रहा था जिससे मैं नफरत करती थी। चंद लम्हे हम दोनों खामोश खड़े रहे। फिजा में सर्द हवाएं चल रही थी। मैंने अपना बैग मजबूती से थाम लिया। दिल कह रहा था कि बस अब और नहीं, मगर दिमाग कह रहा था कि हर गुनहगार तौबा कर सकता है। आयजा, मैंने जो किया उसकी सजा शायद सारी उम्र भुगतूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि तुम सच जानकर फैसला करो। मुझ पर यकीन करना या ना करना अब तुम्हारा हक है। उसकी आवाज में टूट फूट थी। मैं कुछ बोल ना सकी, सिर्फ चल पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता, अपने कदमों की चाप सुनती हुई। हारिस ने पीछे से कोई आवाज नहीं दी। शायद वो जानता था कि कुछ जख्म लफ्जों से नहीं भरे जा सकते। रात को कमरे में अकेली बैठी मैं माँ की तस्वीर देख रही थी। दिल में सवालों का हुजूम था। क्या हारिस वाकई बदल चुका था? क्या मैं एक बार फिर धोखा खाने जा रही थी? माँ की आंखों में छुपी वो खामोश नसीहत जैसे मेरे सामने थी। कभी कभी अच्छे लगने वाले लोग भी अंदर से टूटे होते हैं। इसी कश्मकश में वक्त गुजर रहा था। फोन की घंटी बजी। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ मैडम जारा की सख्त आवाज थी, हाइजा, अशरफ खान रिहा हो गया है, हमें अलर्ट रहना होगा। मेरे हाथों से फोन फिसलते फिसलते बचा। दिल ने एक झटका खाया। वही अशरफ जिसने मेरी माँ की जिंदगी छीन ली, जो मेरे ख्वाबों में आसेब बनकर आता था, वो अब आजाद था। कमरा जैसे घूमने लगा। मैंने अपने बाजुओं को खुद में लपेट लिया, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही हूं। कुछ लम्हे यूं ही बीत गए। फिर मैंने अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश की। नहीं, मैं अब वैसी कमजोर आयजा नहीं थी जो किसी दरिंदे की परछाई से कांप जाए। मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी कि लड़ूंगी। रात गहरी हो रही थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने खिड़की बंद की, पर्दे गिराए और खुद को मुतमईन करने की कोशिश की कि सब ठीक है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी सरसराने लगी थी। फिर एकदम दरवाजे पर हल्की सी चाप सुनाई दी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मेरी सांस थम गई। कमरे की खामोशी तलवार की तरह काटने लगी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। बाहर कोई मौजूद था, साए की तरह खामोश, मगर इतना करीबी कि दरवाजे की लकड़ी में उसका वजूद महसूस हो रहा था। मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। दरवाजे के नीचे से रोशनी की हल्की सी लकीर में एक साया हरकत कर रहा था। मेरे कानों में अशरफ खान का मकरूह हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा। मैंने आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि दरवाजा मत खोलना। बाहर मौजूद वो परछाई खामोश खड़ी थी, दरवाजे के ऐन पीछे, जैसे मेरा सब्र आजमा रही हो, जैसे मुझे बता रही हो कि गर्द अभी खत्म नहीं हुई, ये तूफान अभी और बढ़ेगा। मैंने दिल दिल में अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे से एक कदम पीछे हट गई। अंदर कहीं तय हो चुका था कि जो भी हो, अब पीछे नहीं हटूंगी। सुबह का सूरज तो यूं निकला जैसे कल की रात का खौफ कहीं दब सा गया हो, मगर दिल के अंदर जो धड़कन तेज हो गई थी वो अब मामूल का हिस्सा बन चुकी थी। दफ्तर की फिजा बदली बदली सी लग रही थी। लोग अजीब अजीब नजरों से देखते, बातें करते तो दरमियान में खामोश हो जाते। मैंने शुरू में नजरअंदाज किया, खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिनों में साफ महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब सब जा चुके थे, मैं अपनी फाइलें समेट रही थी कि सामने रखी अलमारी में एक पुरानी फाइल नजर आई। तजस्सुस में मैंने उसे निकाला, कागजात बखेरे तो हैरत से सांस रुक गई। चंद केसेस की रिपोर्ट्स जो अदालत में दायर होनी थी, जाली दस्तखतों से बंद कर दी गई थी। रकम की बड़ी बड़ी मदें जो मुतासरीन की मदद के लिए आनी थी, किसी और खाते में जा रही थी। मेरे हाथ कपकपाने लगे। जिस इदारे को मैंने अपना मकसद बनाया था, वो अंदर से दीमक ज़दा था। कुछ समझ न आया कि ये सब किससे शेयर करूं। मैंने हिम्मत करके मैडम जारा से बात करने का फैसला किया, मगर जब मैंने उनके सामने फाइल रखी, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो खामोश हो गईं। फिर सर्द लहजे में बोली, आयजा, हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता, बाज दफा खामोशी ही बका है। उनके अल्फाज ने मेरे कदमों से जमीन खींच ली। वो भी हिस्सा थी इस गंदगी का। उसी रात मेरे खिलाफ अंदरूनी तहकीकात की बातें शुरू हो गईं। मुझ पर इल्जाम लगा कि मैंने एनजीओ के राज चुराने की कोशिश की और माहौल खराब कर रही हूं। दोस्त कहलाने वाले चेहरे बदल गए, खंजर निकल आए। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे बरतरफ कर दिया गया। एक रस्मी सा खत मेरे हाथ में थमा दिया गया, अल्फाज में इल्जाम, लहजे में जहर। दफ्तर से निकलते वक्त मैंने आखिरी बार दरवाजे के ऊपर लगे उस बोर्ड को देखा, जिस पर बड़ा सा लिखा था, इंसाफ की राह में हमारा साथ दे। मैं हल्की सी हंसी, एक तल्ख मुस्कुराहट और दरवाजा पीछे छोड़ आई। गलियां लंबी हो गई थी, रास्ते सुनसान, जेब में थोड़े से पैसे थे और दिल में हजारों सवाल। कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? बाहर की दुनिया पहले ही दुश्मन थी,
अब अंदर के लोग भी अजनबी हो गए थे। हर तरफ खामोश जाल बिछे थे, कोई मदद करने वाला नहीं था। कमरे में वापस आकर मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। माँ की तस्वीर सामने थी। मैंने सोचा कि अगर वो होती तो शायद सर पर हाथ रखती, कहती कि हारने का वक्त नहीं आया। मगर अब सिर्फ मेरा हौसला मेरा सहारा था। अंधेरे कमरे में दिल की धड़कन सुनाई देती थी, हर सांस भारी हो रही थी। सोच रही थी कि क्या सब रास्ते बंद हो गए हैं? क्या सच्चाई का साथ देना हमेशा इतनी बड़ी सजा देता है? उस वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने हारिस था। उसकी आंखों में आज़म था, जैसे वो सब कुछ जान चुका हो। खामोशी से अंदर आया, मेरे सामने बैठा। मैं सब जान गया हूं आयजा, उसने नरमी से कहा। वो लोग जो इंसाफ के अलंबरदार बने थे, असल में अपने मफाद के पुजारी हैं। मैंने नजरें चुराई। मुझे लगा कि वो भी अभी कुछ वक्त के बाद मुड़ जाएगा, जैसे सबने किया, मगर वो ठहरा रहा। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। दिल की धड़कन रुक सी गई। आयशा, उसकी आवाज भीग गई, ये जंग अब अकेले नहीं लड़नी, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। पहले तो मैं समझ न सकी कि वो क्या कह रहा है। फिर उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे शादी करो। मेरी सांस रुक गई। एक पल को दुनिया जैसे थम गई। मेरी टूटी हुई दुनिया में हारिस का हाथ उम्मीद की तरह बड़ा था। मैं साकत बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में एक सवाल कि क्या मैं फिर किसी पर एतबार कर सकती हूँ? मगर उस लम्हे पहली बार अंधेरे के बीच एक रोशन दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ। शादी का ख्याल कभी मेरे ख्वाबों में भी नहीं आया था, खास तौर पर उस जिंदगी में जहां हर रोज बका की जंग लड़नी पड़ती है। मगर हारिस की पेशकश ने जैसे अंदर कहीं दबे उम्मीद के चिराग को फिर से रोशन कर दिया था। मैंने हाँ नहीं की थी, ना इनकार, बस खामोशी इख्तियार की थी। और उस खामोशी में एक अनजानी रजा छुपी थी, जिसे शायद हम दोनों ने महसूस कर लिया था। अब सब कुछ जैसे खुद ब खुद होता चला गया। छोटे छोटे इंतजामात, चंद करीबी लोग, सादगी में लिपटी एक नई जिंदगी की उम्मीद। हारिस हर चीज में मेरा साथ दे रहा था, एक एक छोटी तफसील का ख्याल रखता, जैसे वो दुनिया की सारी तकलीफें मेरे रास्ते से हटा देना चाहता हो। मैं उसे देखती तो दिल में हल्की हल्की नमी तैरने लगती। कमरे की सफाई करते हुए एक दिन मैंने पुराने संदूक को खोला। बरसों से बंद, मिट्टी और बोसीदा खुशबू से भरा हुआ वही संदूक जिसे माँ ने हमेशा सीने से लगा कर रखा था, जैसे उसमें उसकी आखिरी सांसें कैद हों। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। संदूक में कपड़ों के नीचे दबी एक पुरानी डायरी मिली, जिल्द खुरदरी, सफात पीले पड़े हुए, हाथ कपकपाए। मगर मैंने डायरी उठाई। दिल की धड़कन तेज हो गई। बेड पर बैठकर मैंने डायरी खोली। अंदर माँ की तहरीरें लिखी थी, सीधी सादी उर्दू में, कभी बहुत तेज, कभी बहुत थकी हुई तहरीर। पहले चंद सफात में रोजमर्रा की बातें थी, मेरी शरारतें, मेरे ख्वाब, माँ की उम्मीदें। मगर फिर एक सफ़े पर अल्फाज बदले, लहजा सख्त हो गया। माँ ने उन लोगों का जिक्र शुरू किया था जो अशरफ खान जैसे दरिंदों की पुश्त पर खड़े थे। एक पूरा नेटवर्क, एक जाल जो मासूमों को अपने शिकंजे में लेता था। माँ ने लिखा था कि वो ये सब मंजर आम पर लाना चाहती थी, मगर उसे बार बार डराया गया। उसने कई राज अपने दिल में दफन कर लिए थे, मगर अपनी डायरी में उन्हें रम्ज में लिखकर छोड़ा था। एक लफ्ज बार बार दोहरा हुआ था, जंजीरें। माँ ने लिखा था, जंजीरें टूटती नहीं हैं, उन्हें काटना पड़ता है, और जिन्होंने उन जंजीरों को बनाया वो सब एक दूसरे में गुंधे हुए हैं। मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे। दिल में खौफ की एक लहर उठी, मगर साथ ही एक अज़म भी। मैंने वो डायरी संभाल कर रखी। अब ये डायरी महज यादों का बोझ नहीं थी, ये एक रास्ता था, एक सच जो सामने लाना जरूरी था। मैंने हारिस को डायरी दिखाने का सोचा, मगर दिल ने कहा कि पहले सब कुछ खुद समझूं। उसी रात जब मैं डायरी की सफात पलट रही थी, खिड़की से एक साया अंदर आया। मैंने चौंक कर देखा, कोई था छुपा हुआ जो मेरी हरकत पर नजर रखे हुए था। दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने फौरन लाइट बंद कर दी और कमरे की तारीकी में आंखें फाड़ कर देखने लगी। साया खिड़की के बाहर हल्की सी हरकत कर रहा था। मैंने डायरी को अपनी चादर में लपेटा और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह मेरा साथ दे। चंद लम्हे बाद वो साया गायब हो गया, मगर मैं जान गई थी कि मेरी माँ के राज अभी भी खतरनाक थे। कोई था जो नहीं चाहता था कि ये राज सामने आए। मेरी सोचों में एक चेहरा उभरा, वो पुराना दुश्मन, वही जो बरसों पहले माँ के पीछे था। शायद अब वही दोबारा लौट आया था। मैंने दिल में फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं माँ की सच्चाई को दफन नहीं होने दूंगी। जंजीरें टूटेंगी, ये मेरा वादा था। हवा में एक सर्द लहर दौड़ रही थी, कमरे की खिड़कियां बज रही थीं और मेरे हाथ में वो डायरी थी जिसकी हर सत्र
एक जंग का ऐलान थी। शादी से एक दिन पहले का दिन किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। मैं अपने कमरे में उरूसी जोड़े के हल्के रंग को छूती रही, कभी मुस्कुरा लेती, कभी आंखें भीग जाती। ये लम्हे मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचे थे। ये खुशी मेरे नसीब में भी लिखी गई थी। ये यकीन करना अब भी आसान न था। हारिस सुबह जल्दी निकला था, कुछ जरूरी काम निपटाने थे। जाते जाते उसने फोन पर मुझे कहा था कि आज का दिन हमारे नाम होगा आयजा, बस थोड़ा सा इंतजार। और उसकी आवाज में खुशी की चमक थी। मैंने भी हंसकर दुआ दी थी। दिन गुजरता गया, लेकिन शाम होने को आई तो बेचैनी ने दिल में घर करना शुरू कर दिया। फोन पर कॉल करती रही मगर कोई जवाब नहीं आया। वक्त रेंगता रहा, हर लम्हा भारी होकर कमरे की फिजा में फैलता गया। अंधेरे ने जैसे दिल पर भी पर्दा डाल दिया था। मेरी छठी हिस्स बार बार कह रही थी कि कुछ गलत है। जब एक अनजानी कॉल आई तो मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। कॉल उठाते एक वीडियो भेजी गई थी। कांपते हाथों से वीडियो खोली तो मेरी रूह कांप गई। वीडियो में हारिस था, जमीन पर गिरा हुआ, जख्मी, हल्की हल्की सांस लेता हुआ, किसी गंदी सुनसान जगह पर। किसी ने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड किया था। पसे मंजर में एक करख्त आवाज गूंज रही थी, अगर जबान खोली या दम मारने की कोशिश की तो अगली वीडियो तुम्हारी लाश की होगी। मेरी चीख दब गई। दिल चाह के जमीन फट जाए और मैं गायब हो जाऊं। हारिस की हालत देखकर सांसें टूटने लगी थी। कांपते हुए हाथों से मैंने दोबारा कॉल की, पैगाम भेजे, मगर कुछ जवाब नहीं आया। मेरे इर्द गिर्द की दीवारें घूमने लगी। दिल में बस एक ही ख्याल था कि मैंने हारिस को खो दिया। मैंने वो शख्स खो दिया जिसने मुझे टूटकर बिखरने से बचाया था। बाहर हवा में एक सनसनाहट थी। हर चीज मेरे खिलाफ लग रही थी। दुनिया का हर साया दुश्मन लगने लगा था। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर भागी। न कुछ सोचा, न किसी को इत्तला दी। दिल की सुन रही थी और दिल कह रहा था कि अभी कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। गली में अंधेरा था, दूर दूर तक खामोशी फैली हुई थी। हर साय में मुझे हारिस की मदद की फरियाद सुनाई दे रही थी। मैं बार बार उस वीडियो को देखती, आंसू रुकते ही नहीं थे। फोन एक बार फिर बजा। एक और वीडियो आई। इस बार हारिस का चेहरा दिखाया गया। वो आंखें बंद किए लेटा था। और फिर एक पैगाम आया, अगर तुमने शादी का सोचा तो इसे कभी नहीं देख पाओगी। मेरे जिस्म से जैसे चांद निकलने लगी। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। मेरे अंदर की आयजा जो अब तक लड़ती आई थी एक लम्हे को टूट गई। मेरे होंठों से बेख्तियार निकला, नहीं हारिस। मेरी चीख खामोश रात में गूंजी और हवा में तहलील हो गई। मगर मैं जानती थी ये चीख बस शुरुआत थी। अब खेल बदलने वाला था। अब बाजी पलटेगी। अपने कदम मैंने पुरानी गलियों की तरफ बढ़ा दिए जहां कुछ साल पहले मेरी मां की जिंदगी अजीरन हुई थी। शायद वही लोग अब भी इस खेल में शामिल थे। मैंने कुछ पुराने राब्ते निकाले, वो चेहरे जो पहले मेरी मां के मुखालिफ थे मगर आज शायद खौफ की दीवार के पीछे दबे हुए थे। उनमें से किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया मगर इशारों में ये बात साफ हो गई कि जो साजिश मेरे खिलाफ हो रही थी वो बाहर के दुश्मनों की नहीं थी। साजिश मेरे अपने खून से हो रही थी। जब मैंने एक बूढ़े मोहल्लेदार को जिद करके कुरेदना शुरू किया तो उसकी लरसती जबान से एक नाम निकला, ऐसा नाम जो मेरे वजूद को झंझोड़ गया। मामू, मेरी माँ का सगा भाई। वही मामू जिसके हाथों में बचपन में मैंने खुद को महफूज समझा था, जिसके कंधे पर बैठकर मैंने हंसी खुशी के ख्वाब देखे थे। वही आज मेरे ख्वाबों का कातिल निकला था। जिंदगी घूमने लगी थी। मैं गली के नुक्कड़ पर एक सुनसान सी जगह पर बैठ गई। दिल चाहता था कि चीखूं, माँ को पुकारूं, मगर आंखों में आंसू नहीं आए। बस एक सन्नाटा छा गया था अंदर। मुझे सब कुछ समझ आने लगा था। माँ का बार बार टूटना, उसका दुनिया से नाराज हो जाना और आखिरकार उसका खामोशी से बिछड़ जाना। और अब हारिस, उसे निशाना बनाया गया था ताकि मुझे तोड़ा जा सके, ताकि मैं हार मान लूं। मैंने खुद को संभाला, आंखें पोंछी और सीधी उस जगह जाने का फैसला किया जहां मेरा मामू रहता था। अब सवाल नहीं करने थे, अब जवाब लेना था। उसका घर मोहल्ले के पुराने हिस्से में था, एक बड़ी पुरानी हवेली जिसकी दीवारों पर वक्त ने जंग बिठा दिया था मगर अंदर से वो अब भी ताकतवर था। मैंने दरवाजा बजाया। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला। सामने मामू खड़ा था। वही नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजी हुई थी जिसे मैं बरसों से पहचानती आई थी, मगर आज उस मुस्कुराहट में एक जहर घुला हुआ था जो मैं साफ देख सकती थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दरवाजा खोलकर कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। मैंने एक लम्हे को झिझक महसूस की मगर खामोशी से अंदर आ गई। मामू ने सोफे पर बैठते हुए मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं खड़ी रही। मेरी नजरें उसकी आंखों में थीं जो अब बिल्कुल अजनबी लग रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? उसने हंसते हुए कहा, जैसे पहले से जानता हो कि मैं किस इरादे से आई हूं। हारिस कहाँ है? मेरी आवाज सख्त थी, मेरी जबान जल रही थी। मामू ने जोरदार कहकहा लगाया, हारिस,
वो तो एक मोहरा था, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ी। मैंने दांत भींच लिए। वो आगे झुककर बोला, तुम्हारी माँ ने भी यही समझा था कि सच सबके सामने लाकर सब कुछ ठीक कर लेगी, मगर देख लिया अंजाम। अब तुम्हारी बारी है बेटी। उसने आखिरी लफ्जों पर जोर देते हुए एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसने मेरे वजूद में जहर खोल दिया। मैं चंद लम्हे उसके सामने पत्थर बनी खड़ी रही। मामू ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए होले से कहा, यह तो अभी शुरुआत है बेटी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर मैं जान चुकी थी कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अब मुझे ना सिर्फ हारिस को बचाना था, बल्कि इस निजाम की जड़ों में घुसे उन सांपों का भी खात्मा करना था, किसी भी कीमत पर। मामू के अल्फाज मेरे कानों में सीसा घुल गए थे। मैं हवेली से निकली तो दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। हर चीज बदली हुई लगी, हर साया दुश्मन, हर आहट खतरा। मगर अब मेरा दिल भी वो नहीं रहा था। अब मैं डरने वालों में से नहीं थी। अब मैं जानती थी कि अगर खामोश रही तो ये जंजीरें हमेशा के लिए मेरे और मुझ जैसे बेशुमार लोगों के गिर्द तंग होती जाएंगी। रात के सन्नाटे में मैंने अपने पुराने साथियों से राब्ता किया। वो बहादुर लड़कियां जो एनजीओ में मेरे साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती थी। उनमें से कुछ अब छुपकर जिंदगी गुजार रही थी, कुछ अभी भी कोशिशों में लगी हुई थी। मैंने सबको इकट्ठा किया। हमने एक खुफिया जगह पर मुलाकात की, एक वीरान कमरा जहां सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। हमें हारिस को बाजियाब कराना है, मैंने सीधे अल्फाज में कहा, और हमें मामू के खेल को हमेशा के लिए खत्म करना है। लड़कियां पहले तो हिचकिचाईं, डरी, मगर फिर उनकी आंखों में भी वही चमक उभरी जो कभी मेरी आंखों में थी। एक एक ने सर हिलाया। हमने मंसूबा बनाया। मामू ने हारिस को कहाँ कैद कर रखा है उसका पता मुझे एक खुफिया जरिए से मिला था। एक पुरानी फैक्ट्री शहर के वीरान हिस्से में, जहां दिन में भी अंधेरा उतरता था। हमने तय किया कि 2 टीमें बनाएंगे। एक टीम मामू के आदमियों को मसरूफ रखेगी और दूसरी टीम अंदर जाकर हारिस को निकालेगी। रात होने का इंतजार लंबी अजियत बन गया। हर लम्हा गुजरने में सदियों का वक्त ले रहा था। दिल धड़क रहा था, मगर इस बार खौफ से नहीं, एक जुनून से। आखिरकार वक्त आ पहुंचा। हमने अपने फोन बंद किए, रास्ते बदल बदल कर चलते गए ताकि कोई हमारी खबर न पा सके। जब फैक्ट्री के करीब पहुंचे तो बोसीदा दीवारों और टूटी खिड़कियों से झांकते अंधेरे ने हमारा इस्तकबाल किया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खामोश इशारे से अपने अपने रास्ते अख्तियार किए। मैं और नायला अंदर दाखिल हुए। हर कदम पर संभल कर चलना पड़ रहा था। फिजा में बोसीदगी और खतरे की बू थी। एक कमरे के दरवाजे के पीछे आकर हम रुके। अंदर से हल्की हल्की कराहों की आवाज आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दरवाजे की तरफ से झांका। हारिस वहां था, जंजीरों में जकड़ा हुआ, बमुश्किल सांस लेता हुआ। उस मंजर ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत यकजा कर दी। मैंने इशारा किया। नायला ने दरवाजा खोलने की तैयारी की, मगर जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बजाया। चौंक कर पलटे तो मामू के आदमी सामने खड़े थे, हंसते हुए। नायला ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और मैं दौड़कर हारिस की तरफ गई। जंजीरें सख्त थीं। मैंने जेब से छोटा सा कटर निकाला जो हमने पहले से तैयार कर रखा था। जल्दी जल्दी कट लगाती गई। हारिस की आंखें खुल गईं। नीम बेहोशी में भी उसने मुझे पहचान लिया। आयजा, उसकी मध्यम आवाज मेरी रूह में उतरी। मैं यहां हूं हारिस, कुछ नहीं होगा, मैंने जंजीर खोलते हुए कहा। इतने में पीछे से शोर बढ़ गया। नायला की चीख सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो मामू अंदर आ चुका था। उसके हाथ में एक भारी लकड़ी थी, आंखों में वहशत। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। कहा था ना, ये तो अभी शुरुआत है, वो दांत पीस कर बोला। मैंने हारिस के जख्मों पर हाथ रखा, जैसे अपने आप को मजबूत कर रही हूं। मामू ने लकड़ी ऊपर उठाई। मैं अपनी जगह खड़ी रही। दिल अंदर ही अंदर तेजी से दुआ मांग रहा था, मगर जिस्म में कोई लर्जिश नहीं थी। मामू ने लकड़ी जोर से मेरे सर की तरफ बढ़ाई। वक्त जैसे सुस्त हो गया। हर चीज धुंधली लगने लगी, मगर मैं जानती थी कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। आज फैसला होगा, या जंजीरें टूटेंगी या जान जाएगी। मगर अब हार किसी सूरत कबूल नहीं थी। मामू की लकड़ी हवा में बुलंद हुई तो लगा जैसे जिंदगी की एक पूरी फिल्म मेरे सामने पलटने लगी हो। माँ की थकी हुई आंखें, मेरी ससकती हुई दुआएं, हारिस की जख्मी हालत और वो सारे जुल्म जो बरसों से हमारे गिर्द जंजीरों की तरह लिपटे हुए थे। मगर आज वो डरी सहमी आयजा नहीं थी। आज मैं खुद एक दीवार थी जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता था। मैंने अपने कदम जमीन में गाड़ लिए, एक लम्हे को भी नहीं हिली। चचा के हाथ की हरकत में लम्हे भर की ताखीर हुई। शायद मेरी आंखों में चमकती हुई आग ने उसे चौंका दिया था। मार लो, मैंने सख्त लहजे में कहा। मार कर भी तुम जीत नहीं सकते। तुम्हारे अंदर की सड़ान खत्म नहीं होगी।
तुम्हें अपने अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। मेरे अल्फाज तीर की तरह निकले थे। मामू के चेहरे पर पल भर के लिए तजब्जुब उभरा, फिर वो मजीद बेफर गया। लकड़ी जोर से झटक कर नीचे लाने ही वाला था कि अचानक एक और आवाज गूंजी, बस कर दो अब अब्बू। हम दोनों चौंक कर पलटे। दरवाजे पर मामू का अपना बेटा खड़ा था, वही बेटा जिसे मैं हमेशा एक कमजोर और खामोश लड़के के तौर पर जानती थी, मगर आज उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो मेरे अंदर थी। अब्बू, मैंने सब देख लिया है। माँ को रोते देखा है, बेगुनाहों को तड़पते देखा है। मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। उसकी आवाज भारी थी मगर लरज नहीं रही थी। मामू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। लकड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वो बीच रास्ते में साकत हो गया, जैसे बरसों की जीती हुई बादशाहत लम्हों में बिखर गई हो। मामू के बेटे ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ थामा। आइए, ये खेल अब खत्म करना है। मैंने एक लम्हे को हारिस की तरफ देखा, जो वह मुश्किल खड़ा हो पाया था, मगर उसकी आंखों में भी अब रोशनी वापस आ चुकी थी। हम तीनों ने मिलकर उस वीरान फैक्ट्री के दरवाजे खोल दिए। मामू के आदमी बाहर खड़े थे, मगर जब उन्होंने हमें इकट्ठा आते देखा और मामू को झुके हुए, तो उनके कदम भी डगमगा गए। हमने सब कुछ बेनकाब करने का फैसला किया था। हारिस ने पहले से तैयार की गई वीडियो निकाली थी, जिसमें मामू और उसके कारिंदों के जुल्म के सबूत थे। हमने वो सब रिकॉर्डिंग मीडिया को भेज दी, पुलिस को भी मुतला किया। जैसे ही सच बाहर निकला, वैसे ही सारा निजाम हिलकर रह गया। वो लोग जो कल तक ताकतवर थे, आज भागने की कोशिश में थे। मामू ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शर्मिंदगी, बस खालीपन था, जैसे जान गया हो कि अब कुछ नहीं बचा। उसे हथकड़ियां पहनाई गईं और मैंने पहली बार महसूस किया कि बोझ मेरे दिल से उतरता जा रहा है। जब फैक्ट्री के बाहर निकली तो सुबह का सूरज निकल चुका था। हवा में ताजगी थी और जमीन भीगी हुई और आसमान हल्की हल्की नीलाहट लिए चमक रहा था। हारिस ने मेरे हाथ में हाथ दिया। वो लम्स ऐसा था जैसे किसी ने मुझे जमीन से जोड़ दिया हो, जैसे कह रहा हो कि अब जो हो हम साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। न अल्फाज की जरूरत थी न किसी वादे की, सिर्फ वो लम्हा काफी था जिसमें इनकलाब की खुशबू थी, फतह की खामोश खामोशी और जिंदगी की एक नई शुरुआत। दिन आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा। जो तूफान हमारी जिंदगियों में आया था, उसका जोर टूट चुका था। एक एक करके सब दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचे। चचा अदालत में पेश हुआ। उसके खिलाफ सबूत इतने थे कि कोई झूठ नहीं चल सका। वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। अब हाथों में हथकड़ियां डाले शर्मिंदगी से झुका हुआ था। वो सब लोग जो मासूमों की गर्दनों पर पैर रखकर ऊपर चढ़े थे, एक एक करके बेनकाब हो गए। इंसाफ की राह कभी आसान नहीं होती, मगर वो जो सच पर चलते हैं आखिरकार मंजिल पा ही लेते हैं। मेरे लिए ये फतह जाती नहीं थी, ये मेरी माँ की फतह थी। उन तमाम औरतों की फतह थी जो खामोश होकर जुल्म सहती रहीं। उन बच्चों की फतह थी जिनके बचपन तारीकी में कैद हो गए थे। सब कुछ थम गया तो मैंने और हारिस ने फैसला किया कि हम वो एनजीओ दोबारा खोलेंगे, लेकिन अब वैसे नहीं जैसे पहले थी। अब यहाँ कोई करप्शन, कोई झूठ नहीं होगा। अब ये जगह वाकई उन लोगों को पनाह देगी जो दुनिया की बेहिसी से लड़कर थक चुके हैं। हमने पुरानी जगह को साफ किया, दीवारों पर रंग किया, दरवाजे के ऊपर नए हरूफ लगाए। जंजीरें टूटती हैं। हर सुबह में दफ्तर जाती, नए केसेस देखती, सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोगों को साथ लाती और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करती। हारिस मेरे साथ था। वो खामोशी से मेरा हाथ थामे रहता। जब कभी हौसला कमजोर पड़ने लगता तो उसकी एक मुस्कुराहट मुझे फिर संभाल देती। हमने बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम शुरू किए, औरतों के लिए तरबियत के मंसूबे बनाए। हर दिन एक नया ख्वाब था, एक नई जंग थी। लेकिन अब मैं डरती नहीं थी। जिंदगी अपनी जगह पर आ रही थी। जख्म शायद कभी भी मुकम्मल ना भरे, मगर अब उन पर फख्र था। एक दिन दफ्तर की सफाई करते हुए मुझे माँ की पुरानी डायरी फिर मिली। वही डायरी जो मेरी जिंदगी की सिमत बदलने का सबब बनी थी। मैंने उसे आहिस्ता से खोला। सफ़ा सफ़ा पलटती गई। हर तहरीर माँ की सांसों की तरह महसूस हो रही थी। उन लम्हों में वक्त रुक सा गया था। मैं खुद को बचपन में माँ की गोद में महसूस कर रही थी। डायरी के आखिर में एक अलग सफ़ा था, वो सफ़ा जिस पर मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, एक नाम, हारिस, जिसने बचाने की कोशिश की थी और आज मेरा निजात दहिंदा है। मेरी आंखों के सामने धुंध आ गई। आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मुझे याद आया कि माँ अक्सर कहा करती थी, हमें कभी पता नहीं चलता
कि कौन फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आता है। हारिस वही लड़का है जिसने बरसों पहले मेरी मां को बचाने की कोशिश की थी। वही जो किसी जुर्म में नहीं बल्कि बेबसी में फंसा था, आज मेरा सहारा था, मेरा साथी था। मैंने डायरी को सीने से लगा लिया। मां की खुशबू जैसे पूरे वजूद में फैल गई। कमरे के कोने में खड़ा हारिस मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे सब बता दिया। वो आकर मेरे सामने बैठ गया, मेरे हाथ थाम कर बोला, हमने सब कुछ खोकर ये दिन पाया है आयजा। अब हम ये जिंदगी किसी के खौफ में नहीं गुजारेंगे। मैं हंस दी, एक ऐसी हंसी जो आंसुओं में भीग कर रोशन हो गई थी। मैंने उसका हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे को यूं देखा जैसे वर्षों के दुख एक पल में धुल गए हों। दिन की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। दीवार पर लिखी तहरीर, जंजीरें टूटती हैं, और मेरे दिल में लिखी हुई मां की दुआ दोनों एक साथ गूंज रहे थे। मेरी आंखों में आंसू थे मगर लबों पर एक मुस्कुराहट थी जिसमें जिंदगी जीत गई थी। पूरी दुनिया के दुखों के बावजूद हम जीत गए थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।